हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनलॉक साइंस। तो जैसा कि हम सबको पता है कि सीबीएसई ने अपने कंपार्टमेंट पेपर्स की डेट्स को रिलीज कर दिया है। दैट इज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 22 सितंबर 2020 फॉर बोथ क्लास 12 एंड क्लास 10। ठीक है, तो जो आपका कंपार्टमेंट पेपर्स होते हैं उसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने का रोल होता है वो बहुत बड़ा होता है। इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट दैट यू सॉल्व कंपार्टमेंट पेपर्स। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं यूजुअली उन्हीं के ट्रेंड को फॉलो करते हुए आपका ये वाला पेपर जो भी आता है वो उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए ही आता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको हम कंपार्टमेंट पेपर के हैंड रिटन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें, आपको उसको एक्सप्लेन करते चले साथ में, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन को और एक बूस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास 10th का कंपार्टमेंट पेपर है, 2019 पेपर है एंड आई बिलीव इट इज सेट नंबर 1। ठीक है, ऑल इंडिया सेट 1 है ये। तो चलिए अब इसको हम करते हैं। वैसे सेट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सेट 1, 2 एंड 3 में जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, बस जो ऑर्डर ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है केवल। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का। क्या कहा गया इसमें, that if the nth term of an AP is Pn plus Q then find its common difference। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें क्या पता है कि जो nth term of an AP होता है वो किसके इक्वल होता है, A plus n minus 1 into D के इक्वल होता है। ठीक, हमें क्या बता दिया गया है कि इस कोई एक और AP है उसका nth term Pn plus Q है। हमसे कहा गया कि Pn plus Q है। अगर इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते तो Q plus n टाइम्स ऑफ P लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो अगर हम इनको कंपेयर करें तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये nth टर्म के लिए हो गया, और ये आपका क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस। दैट इज द कॉमन डिफरेंस फॉर दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट p। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, दैट इवैल्यूएट tan 36 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 54 डिग्रीज और इफ cosec स्क्वायर थीटा multiplied with 1 plus cos theta 1 minus cos theta is equals to k then find the value of k। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अपने में बहुत सिंपल है, आपको जो पसंद आए आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट दोनों का सोल्यूशन देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इफ यू सी दैट tan 36 जो यहाँ पे लिखा हुआ है tan 36 डिग्री डिवाइडेड बाय हाउ मच, cot 54 डिग्री। ठीक, इन दोनों एंगल्स का सम आपको कितना दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं, यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं दैट cot 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट tan थीटा। ठीक है, तो क्या हो गया, अगर हम cot 90 माइनस थीटा को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, cot 54 को अगर हम इक्वल्स टू पुट करेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज 90 माइनस 36 डिग्रीज इज इक्वल्स टू tan 36 डिग्रीज निकल के आ गया। यानी tan 36 डिग्री और cot 54 डिग्री जो है वो हमारे क्या है, इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या है, 1 है। ये फर्स्ट पार्ट के लिए है। ठीक, अब चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, दैट cosec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस cos थीटा एंड 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू k दिया हुआ है। ठीक, तो cosec स्क्वायर थीटा जो है इसको हम अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया इज इक्वल्स टू के। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, ठीक है, ये आपको याद होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होगा। तो वहां से अगर हम रिलेशन को स्टैब्लिश करते हैं तो हमें ये मिलेगा कि cosec स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू के। ठीक, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, तो के की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 1 आ गई है। ठीक है, तो ये था आपका क्या, सेकंड क्वेश्चन। अब चलिए हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे कहा गया दैट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया, दैट इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इज इक्वल्स टू 0 इज माइनस 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक, तो सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे कहा गया है कि a की हमें एक ऐसी वैल्यू बतानी है जिससे कि हमारे पास इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हो। तो इक्वल रूट्स होने के लिए क्या जरूरी होता है कि जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ से आता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से आता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
डिवाइडेड बाई 2a आता है। ठीक, जब ये फॉर्मूले में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, अगर इट इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होता है, दो रूट्स हमारे पास रियल रूट्स निकल के आते हैं। ठीक है, जब ये 0 हो जाता है तो दो रियल रूट्स निकल के आते हैं जो कि माइनस बी बाई 2a के इक्वल होते हैं। और अगर ये लेस देन 0 होता है तो क्या आ जाते हैं, इमेजिनरी रूट्स आ जाते हैं हमारे पास। तो हमें यहाँ पे इक्वल रूट्स चाहिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल कर देनी है, 0 के इक्वल कर देनी है। तो जब यहाँ पे b की वैल्यू को हम पुट करते हैं, दैट इज माइनस 3a का होल स्क्वायर, दैट इज 9a स्क्वायर। ठीक, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 9 मल्टीप्लाइड विद 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 9a स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब जब ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें कि a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 डिवाइड बाय 9 विल बी हाउ मच, इट विल बी इक्वल्स टू 4। दैट इज a की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 2 आ जाएगी। ठीक है, तो a को अगर हम प्लस माइनस 2 कुछ भी पुट करेंगे, प्लस 2 या माइनस 2, तो हमारे पास इक्वल रूट्स मिलेंगे हमें उस इक्वेशन के। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दैट इफ वन रूट इज of the quadratic equation 2x square plus 2x plus k is equals to 0 is minus 1/3, then find the value of k। ठीक, अगर ये इस इक्वेशन का रूट है तो अगर हम x की जगह सारी वैल्यूज को एंटर कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, k की वैल्यू मिल जाएगी। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 इंटू माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1/3 एंड प्लस k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर इन वैल्यूज को हम सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 1/9 हो गया ये हमारे पास। ठीक है, प्लस माइनस 2/3 हो गया एंड प्लस k इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4/9 मिल जाएगी। ठीक, सो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है दैट इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स P 3,6 एंड Q 5,3 डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ठीक है, हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट है आपका P एंड योर अनदर पॉइंट इज Q। हमने लाइन बनाई और ये कहीं ना कहीं किससे, x एक्सिस से ऐसे करके कुछ डिवाइड हो रही है। ठीक, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, नाउ सिंस इट इज लाइंग ऑन x एक्सिस, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 है, अंडरस्टूड है। ठीक है, और हम अब ये कह रहे हैं इसको कि हमने इसको k:1 का रेशियो मान लिया कि ये आपका k है और ये 1 का रेशियो है। ठीक, k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। p के कोऑर्डिनेट्स क्या हमें दे रखे हैं, 3,-6 दे रखे हैं, और q के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दे रखे हैं, 5,3 दे रखे हैं। ठीक, तो अगर हम देखें सेक्शन फॉर्मूला से तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट 3 टाइम्स ऑफ k, y कोऑर्डिनेट लिया हमने, रेशियो इधर का लिया हमने -6, ठीक है, डिवाइडेड बाय k प्लस 1 जो भी रेशियो का सम होता है। इसका फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा दैट y1 इंटू k, ठीक, प्लस y2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ठीक, तो हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब ये इक्वल टू किसके होगा, हमें ये ऑलरेडी ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है या जो भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसका हमें y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है, वो है 0। तो इसको हमने क्या कर दिया, सिंपली इसको 0 के इक्वल हमने पुट कर दिया। अब जब हम इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो बड़ा सिंपल सा हो जाएगा इसका सोल्यूशन। 3k - 6 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। k की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब ये जो लाइन, ये जो x एक्सिस होगी, ये इस लाइन को 2 टाइम्स ऑफ 1 दैट इज 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रही होगी, एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, दैट LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर HCF। ठीक है, यानी LCM इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ HCF। ठीक, द सम ऑफ द LCM एंड HCF इज 500, यानी HCF प्लस LCM का जो सम है दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 500। तो हमसे पूछा गया फाइंड द HCF ऑफ द 2 नंबर्स। बहुत सिंपल सी चीज है, आपको LCM HCF नाम देकर सिर्फ कंफ्यूज कर दिया गया है। LCM की वैल्यू अगर 9 टाइम्स ऑफ HCF है तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो HCF प्लस 9 टाइम्स ऑफ HCF इज इक्वल्स टू 500 अगर आ रहा है। ठीक,
तो यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं कि ये 10 टाइम्स ऑफ HCF हो गया इज इक्वल्स टू 500, HCF इज इक्वल्स टू 50 आ गया। सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए एलसीएम एचसीएफ जैसे टर्म्स दे दिए गए। अगर हमसे ये कहा गया होता है यहाँ पे दैट x इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ y, द सम ऑफ x एंड y इज 500, तो भी आप सॉल्व करके ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एचसीएफ एलसीएम के कोई कॉन्सेप्ट का यूज नहीं किया है, सिंपली इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो 6th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है दैट इन द फिगर 1 GC इज पैरेलल टू BD। ठीक है, GC और BD क्या है, पैरेलल है आपस में। ठीक है, इनमें ऐसे करके हम एरोज को बना देते हैं जिससे समझ में आ जाए कि दोनों पैरेलल है। एंड GE इज पैरेलल टू BF। ठीक है, सिमिलरली GE और BF क्या है, हमारे पैरेलल है। इफ AC इज इक्वल्स टू 3 एंड CD इज इक्वल्स टू 7 देन फाइंड द रेशियो ऑफ AE अपॉन AF। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि हमें पता है अगर एक ट्राइंगल में अगर कोई बेस है उससे पैरेलली कोई भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी तो वो जिस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड करेगी उसी रेशियो में इन लाइंस को भी डिवाइड करेगी। ठीक, तो सिर्फ इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये वाली जो आपकी लाइन है, ठीक है, ये वाली जो लाइन आपकी है पैरेलल है, ये इंटरसेक्ट करने पे इनको 3:7 के रेशियो में एक तरीके से डिवाइड कर रही है, तो ये वाले भी 3:7 के रेशियो में डिवाइड होंगे। ठीक, नाउ सिंस AB इज द कॉमन साइड फॉर बोथ दीज ट्राइंगल्स दैट इज ABF एंड ABD, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये AE और EF भी जो हमारा होगा ये भी सेम रेशियो में डिवाइड होगा जिसमें AG और AB होगा। दैट इज वी कैन से इफ यू आर कैलकुलेटिंग AC अपॉन CD दिस विल बी इक्वल्स टू AG upon GB and this will again be equal to AE upon EF। ठीक है, तो हमें AC अपॉन CD की वैल्यू तो पता ही चल जाएगी, वहीं हमारी AE अपॉन EF आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 3/7। ठीक है, तो चलिए अब सेक्शन बी में बढ़ते हैं हम लोग। तो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 7th क्वेश्चन है पेपर का, उसमें हमसे क्या कह रखा है दैट फाइंड द सम गिवन बिलो। ठीक है, 7 + 10 + 13 प्लस एंड सो ऑन, या फिर हमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, इफ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0 देन शो दैट इट्स 29th टर्म इज डबल ऑफ इट्स 19th टर्म। ठीक है, सबसे पहले हम ये पहले वाले को पिकअप करते हैं। अगर ये वाला हमने क्वेश्चन लिया तो हम यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं दैट 7 + 3 इज 10, 10 + 3 इज हाउ मच 13 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 7 हमारा क्या बन गया, फर्स्ट टर्म बन गया। डिफरेंस हमारा क्या बन गया, डिफरेंस हमारे पास बन गया है 3 का। ठीक है, और nth टर्म क्या बन गया, nth विल बी इक्वल्स टू 46। ठीक है, अब जब nth टर्म हमको मिल गया है तो उससे हम n को कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, nth टर्म हमारा अगर 46 है दिस विल बी इक्वल्स टू a दैट इज 7 प्लस n minus 1 that has to be found and d क्या है हमारा 3 है। 46 minus 7 will be nothing but 39 and 39 divided by 3 will be 13 and n will be something like this, n 14 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पूरी सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। तो 14 टर्म्स का हमें अगर सम फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू n/2 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, या आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे nth टर्म दिया हुआ है इज इक्वल्स टू a प्लस an हो जाएगा। ठीक, तो n की वैल्यू कितनी है 14 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड विद a का मतलब हो गया हमारे पास 7 और an हमारे पास क्या हो जाएगा 46। ठीक है, अब इनको एड अप कर लेते हैं और हम आंसर को बता देते हैं। ये 2 और ये कैंसिल हो गया, 7 हो गया एंड 7 + 46 7 + 46 will be equals to how much, this will be equals to 53 and 53 into 7 will be equals to 371। ठीक है, तो आपका sum of 14 terms will be equals to 371। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। अगर हम सेकेंड ऑप्शन को अटेम्प्ट कर रहे होते तो क्या हो जाता दैट इफ द nth टर्म ऑफ एन AP is 0 9th term of an AP is 0 then show that 29th term is double of its
19th टर्म। हमसे क्या कहा गया, दैट, लेट मी राइट सेकेंड पार्ट, A9 इज इक्वल्स टू 0 है हमारे पास। तो A9 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, तो A की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -8D आ गई। ठीक, ये हमें पहला रिलेशन मिल गया। अब हमसे क्या कहा गया कि हमें प्रूफ करना है कि A29 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ A19। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए हम लोग। A29 का मतलब A प्लस 28D इज equals to 2 times of A plus, और रादर वी कैन राइट, यहाँ पे हम LHS को ही लेके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे A की वैल्यू को हमने -D पुट कर दिया, -8D पुट कर दिया हमने। ठीक है, और ये क्या हो गया, +28D हो गया। ये कितना निकल के आ गया आपके पास, 20D। ठीक है, तो A29 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20D आ गई। ऐसे ही A19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, A प्लस 18D, A को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया -8, तो यहाँ पे क्या आ गया, -8D प्लस 18D दैट इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ D। ठीक, अब A29 की वैल्यू 20D है, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ 10D, और जो 10D है वो हमारा किसके इक्वल है, A19 के इक्वल है। तो क्या किया हमने, प्रूफ कर दिया कि 29th term is 2 times of 19th term if your 9th term of the AP is 0। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, दैट शोड दैट 3 plus √7 divided by 5 is an irrational number given that √7 is irrational। ठीक है, तो अगर हमें किसी चीज को प्रूव करना है तो पहले हम इसका ऑपोजिट कंसिडर करके चलते हैं। ठीक, कि ये मान लेते हैं कि 3 plus √7 डिवाइडेड बाय 5 इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमने इसको प्रेजेंट कर दिया P by Q के फॉर्म में, और Q को हमने बोल दिया है कि दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि हम 5 को इधर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 √7, ये Q इधर मल्टीप्लाई हो गया एंड इक्वल्स टू 5P। ठीक है, जब ये हो गया हमारे पास, तो 3Q प्लस √7Q इज इक्वल्स टू 5P। ठीक है, तो √7Q इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ P माइनस 3Q, एंड √7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 5P माइनस 3Q डिवाइडेड बाय Q। ठीक, अब अगर आप देखिए तो जो RHS है आपका, योर RHS इज अ रियल नंबर, ये तो रियल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, सॉरी। ठीक है, ये रैशनल नंबर होगा, और ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इरैशनल है, तो इरैशनल को हम रैशनल के इक्वल तो नहीं प्रूफ कर सकते। तो जो हमने यहाँ पे कंडीशंस कंसिडर करी थी, दैट लेट इट बी अ रैशनल नंबर, तो ये हमारी क्या हो जाती है, गलत फेल हो जाती है। तो अगर ये रैशनल नहीं है तो 3 plus √7/5 विल बी एन इरैशनल नंबर। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका क्या था, दैट प्रूव दैट n square plus n is divisible by 2 for any positive integer n। ठीक, अब हमसे क्या कहा गया है कि हमसे बोला गया है कि अगर कोई भी एक नंबर है n² प्लस n, तो ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा हमेशा n से। ठीक है, तो और 2 से डिविजिबल होगा, तो कैसे होगा ये देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है ये हमारा इस क्वेश्चन का, या और पार्ट है। तो n² प्लस n का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n टाइम्स ऑफ n प्लस 1। ठीक, इसको हमने ऐसे अगर लिख लिया कि n टाइम्स ऑफ n प्लस 1 है, तो अगर मैंने बोला इफ n इज ऑड, क्या बोला मैंने कि n की वैल्यू क्या है, एक ऑड नंबर है अगर, तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इवन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर n ऑड है तो n² प्लस 1 इज डिविजिबल, n² प्लस n इज डिविजिबल इफ n इज ऑड। ठीक, अगर n इवन है
n को अगर हमने क्या बोला, इफ n इज इवन, तो ये तो ऑटोमेटिकली 2 से डिविजिबल हो जाएगा. सो n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल इफ n इज इवन. तो इवन और दोनों नंबर्स के लिए नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है. तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट n स्क्वायर प्लस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2. ठीक है, वी कैन इजिली राइट इट. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा गया है, दैट फाइंड द रिलेशन बिटवीन p एंड q इफ x इज इक्वल्स टू 3 एंड y is equals to 1 is the solution of the pair of equation x minus 4y plus p is equals to 0 and 2x plus y minus q minus 2 is equals to 0. ठीक है, हमें यहाँ दो सेट ऑफ इक्वेशन दे रखी है p और q के फॉर्म में, और हमसे क्या कहा गया है कि x और y के फॉर्म में, सॉरी, और हमसे क्या कहा गया है कि आप एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x की जो ये वैल्यूज हैं 3 और y की वैल्यू जो 1 है, इसको यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो x की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 माइनस 4 प्लस p इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है हमारे पास. ठीक है, और जो ये वाली इक्वेशन में हम x और y की वैल्यू को पुट करते हैं, तो 2 इंटू 3 विल बी 6 प्लस y इज 1 माइनस q माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है हमारे पास. ठीक है, तो p की वैल्यू यहां से हमारे पास +1 आ जा रही है, और q की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आ जा रही है, 6 प्लस 1 विल बी 7, 7 माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू 5. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू 5 आ जाएगी. तो जब 5 वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो हमें क्या रिलेशनशिप मिल रहा है कि q कैन बी रिटन एज 5 टाइम्स ऑफ p. एक ही रिलेशन लिख सकते हैं हम लोग कि अगर p की वैल्यू 1 है, देखिए, तो q की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगी. ठीक है, या कोई भी और वैलिड रिलेशन बन सकता है इनमें. केवल आप एक कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से नहीं डिसाइड कर सकते, या एक सेट ऑफ नंबर्स पे नहीं डिसाइड कर सकते. अगर हमें ये दे दिया गया होता कि p की वैल्यू 2 के पे q की वैल्यू 10 होगी, तो कंफर्म है कि हमारे पास ये रिलेशन आ सकता है. ठीक है, नाउ दिस कैन ऑल्सो बी स्टैब्लिश्ड एज q इज इक्वल्स टू 4 प्लस p भी हम बना सकते हैं इसको. ठीक, यू कैन ऑल्सो राइट q इज इक्वल्स टू 4 प्लस p. कैसे, p की वैल्यू आप 1 सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पे 5 आ जाएगी q की वैल्यू, या q इज इक्वल्स टू 6 माइनस p. आप इस पे भी अगर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे p की, तो भी आपको q की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 ही मिलेगी. सो देयर आर एन नंबर ऑफ रिलेशन विच यू कैन स्टैब्लिश बिटवीन देम. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो 11th क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है कि a pair of dice is thrown once, find the probability of getting even number on each die and a total of 9. ठीक है, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हो जाते हैं, 36 हो जाते हैं, क्योंकि 2 डाइस है हमारे पास. अब हमसे क्या कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन ईच डाइस. इवन नंबर का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट केस के लिए हम लिख देते हैं कि या तो 2,2 होगा, या तो 2,4 होगा, या तो 2,6 होगा. फिर 4 के लिए भी ऐसे आपके पास 3 केसेस बनेंगे, 4,2, 4,4 एंड 4,6. ठीक है, और 6 के लिए भी आपके पास ऐसे 3 केसेस बन जाएंगे, जो कि होंगे 6,3, 6,4 एंड 6,6. ठीक है, इसका मतलब टोटल कितने आउटकम्स हो गए, 9 हो गए हमारे पास. अब जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑन ईच डाइस, तो वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है, 9/36 दैट इज 1/4 विल बी योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ डाइस. ठीक है, सेकंड देखते हैं कि सम कितना आना चाहिए, 9 निकल के आना चाहिए. तो सम अगर 9 निकल के आ रहा है, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3,6 हो सकता है, 5,4 हो सकता है, 4,5 हो सकता है, और 6,3 हो सकता है. सिर्फ यही 4 पॉसिबल आउटकम्स है, इनके अलावा कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होगा जिससे कि सम हमारे पास कितना निकल के आ रहा हो, 9 निकल के आ रहा हो. तो पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 4 हो गए हमारे पास. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी विल नाउ बी इक्वल्स टू 4/36 दैट इज नथिंग बट 1/9. ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया दैट अ बैग कंटेन्स सम बॉल्स ऑफ which x are white, 2x are black, 3x are red and a ball is selected at random. What is the probability that it is not red or white? ठीक है,
तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितनी हो गई, टोटल बॉल्स आर 6x मान लेते हैं, क्योंकि x + 2x + 3x हमारे पास 6x आ गया। ठीक, अब अगर हमारे पास क्या है कि नॉट रेड, नॉट रेड का मतलब या तो ब्लैक या तो व्हाइट, तो इन दोनों का सम कितना हो गया आपके पास 3x हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम से टोटल बॉल्स, वो आपके पास कितनी हो गई, तो 1/2 हो गई फॉर नॉट रेड। ठीक है, अगर सेकंड केस देखें हम लोग तो वो कितना है, व्हाइट बॉल्स के लिए होना चाहिए। तो कितनी व्हाइट बॉल्स है हमारे पास, x, टोटल बॉल्स कितनी है 6x, तो 1/6 हो गया आपके पास इसकी पॉसिबिलिटी फॉर व्हाइट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। तो ये आज के क्लास 10th के कंपार्टमेंट पेपर के लिए, 2019 के पेपर के लिए ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, जिसमें कि हमने किसको, सेक्शन ए और सेक्शन बी को कवर किया है। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी आपको बहुत स्पीड में कवर करने चाहिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। अगर बहुत टाइम टेकिंग है कोई क्वेश्चन आपके जो आपको लग रहा है, तो आपको फॉर टाइम मीन उसको स्किप कर देना चाहिए, या आप अटेम्प्ट करिए तो आप स्टार्ट करिए हमेशा सेक्शन सी से। ठीक, इफ यू कीप योर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट, बोर्ड विल नेवर कट यू और नेवर डिडक्ट योर आंसर। आपको ये नहीं करना चाहिए कि आपने सेक्शन सी से उठाया क्वेश्चन नंबर 5, देन अगेन यू आर राइटिंग सेक्शन, या सेक्शन सी में 15 है, देन यू आर राइटिंग सेक्शन बी एंड देन स्पेसिफाइंग 12। ठीक है, ऐसे करने में क्या होता है कि यूजुअली क्वेश्चंस को स्किप कर दिया जाता है या चेक नहीं होते हैं, या कोई भी इशू क्रिएट हो सकता है। ऑलवेज ट्राई मेंटेनिंग योर सीक्वेंस। अगर आपने सेक्शन सी पहले लिख दिया है तो सेक्शन सी के आपको जितने भी क्वेश्चंस करने हैं उनको आप आराम से अटेम्प्ट करिए, फिर आप सेक्शन बी को मेंशन करिए, देन सॉल्व इट, एंड सेक्शन ए जो होता है सबसे छोटा होता है, आप इसको लास्ट के लिए भी रख सकते हैं। It completely depends on you that how you are attempting the question paper and how you are following. I used to prefer this way कि मैं सेक्शन सी पहले करता था, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते थे और इसमें माइंड का फ्रेश होना थोड़ा सा जरूरी होता था। ठीक है, तो कल हम सेक्शन सी, या जल्द ही हम सेक्शन सी के पेपर्स, तो जल्द ही हम 2019 पेपर के सेक्शन सी को भी आपके सामने लाएंगे। तब तक आप सेक्शन ए और बी के क्वेश्चंस को देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। Until then, please do like, share and subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon so that you receive our notifications immediately. Also, अगर आपको ये कंपार्टमेंट पेपर्स के डाउनलोड लिंक्स चाहिए, आपको डाउनलोडेड फॉर्म में चाहिए, क्वेश्चन पेपर देखना है आपको, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके अपने रिस्पेक्टिव क्लास में एंटर करके आप अपने रिस्पेक्टिव पेपर्स को देख सकते हैं। हमारे पास मैथ्स और साइंस का क्लास 10th के लिए मटेरियल है, और क्लास 12th के लिए हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का मटेरियल आपको मिल जाएगा कंपार्टमेंट के लिए। ओके, अंटिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल।